सुप्रभातम। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के अंदर पहला बिंदु है अम्ल व क्षारक के साथ रासायनिक प्रयोगशाला के अंदर किस प्रकार काम करते हैं वो देखेंगे। टेबल ये बनी हुई है, इसके अंदर HCl लिखा हुआ अम्ल और NaOH लिखा हुआ क्षार, और ये लिखे हुए लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फिनोल्फिन और मेथिल ऑरेंज। इनके साथ अम्ल की क्रिया कराने पर क्या होता है देखते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अम्ल यानी तनु HCl अम्ल लेंगे सबसे पहले, और नीला लिटमस पत्र लेंगे। लाल के साथ ही क्रिया नहीं करेगा वो भी देखेंगे अपन। पहले नीला लेंगे लिटमस पत्र, तनु HCl अम्ल लेते हैं। ये तनु HCl अम्ल है ये एक परत नली में लेंगे। ये लेने के बाद में सबसे पहले नीला लिटमस पत्र लेंगे। नीला लिटमस पत्र क्योंकि लाल करता है, देखिए नीला लिटमस पत्र धीरे धीरे ये लाल हो रहा है। इसका अर्थ HCl अम्ल नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। इस प्रकार ये लाल हो गया। अब देखते हैं, नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। अब लाल लिटमस पत्र को क्या करता है ये HCl अम्ल में, तो अब ये ले रहे हैं लाल लिटमस पत्र है ये, और ये HCl अम्ल है। इसके अंदर क्रिया कराने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कोई क्रिया नहीं रहेगी। इसका रंग वगैरह चेंज नहीं होगा, वो का वो रहेगा। देखिए इस प्रकार कोई इसमें क्रिया नहीं हो रही है, लाल लिटमस पत्र लाल ही रहता है। तो इस प्रकार अपन ने इधर लिखा है लाल लिटमस पत्र को HCl क्रिया कोई नहीं होती, कलर चेंज नहीं होता, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। आगे फिनोल्फिन सूचक से क्रिया कराएंगे HCl अम्ल के साथ में, तो वो गुलाबी हो जाएगा, प्रयोगशाला में करेंगे। और मेथिल ऑरेंज के साथ में HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के में क्षार लेते हैं NaOH। देखिए ये क्षार है NaOH, एक परत नली के अंदर लेते हैं। ये एक परत नली में ले लिया। ये सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है लाल लिटमस पत्र NaOH के अंदर, तो लाल लिटमस पत्र लेंगे सबसे पहले। ये लाल लिटमस पत्र है ये, और यह क्षार है NaOH। इसके साथ क्रिया करने पर देखिए धीरे धीरे ये देखिए नीला हो गया, यानी क्षार नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस प्रकार इसके अंदर क्रिया होगी। इसके बाद लेंगे नीला लिटमस पत्र। नीले में लिखा हुआ है कोई क्रिया नहीं होती। ये नीला लिटमस पत्र है ये, और क्षार के अंदर वापस क्रिया करवा रहे हैं। देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, नीला लिटमस पत्र नीला ही रह रहा है। तो इस प्रकार टेबल के जरिए अपन विभिन्न एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लाल लिटमस पत्र NaOH के साथ क्रिया का नीला हो जाता है, और नीला लिटमस पत्र में कोई क्रिया नहीं होती है, और इनके अंदर भी कोई क्रिया
नहीं होती। इस प्रकार से टेबल के अंदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, कोई और अम्ल भी ले सकते हैं, NOS की जगह कोई और अम्ल भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद में इस टॉपिक के अंदर गंधीय सूचक की परिभाषा आती है। गंधीय सूचक क्या हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय व क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग गंध महसूस होती हैं इसके अंदर, और गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्याज भी ये गंधीय सूचक हैं, और दूसरा आ रहा है लहसुन, और तीसरा आ रहा है लौंग, और चौथा आ रहा है वेनिला और अदरक। अब इनकी गंध अलग अलग अम्ल और क्षार के अंदर होती हैं। वेनिला इसमें नया बिंदु आ रहा है। वेनिला एक सुगंधित पादप है जो मैक्सिको का पादप है, सुगंध देता है अलग, और ये सब गंधीय सूचक कहलाएंगे। एग्जाम्पल दूसरा बिंदु आ रहा है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अब अम्ल और क्षारक की धातु के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी वो दूसरे बिंदु के अंदर पढ़ेंगे। अम्ल, आप जानते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और H2 गैस देते हैं। देखिए इधर अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और H2 गैस प्रदान करते हैं, और इसके लिए इसका अम्ल का एग्जाम्पल लेंगे H2SO4, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। और धातु के अंदर जिंक का एग्जाम्पल लेंगे तो H2SO4 की क्रिया जिंक के साथ करवाने पर जिंक सल्फेट बनेगा, और जिंक सल्फेट के बाद में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी प्रयोगशाला में कर सकते हैं, और किताब के अंदर चित्र भी बताया गया है, वो समझाएंगे अभी। यानी सबसे पहले देख लीजिए, ये सबसे पहले स्टैंड लेंगे, ये एक परत नली ली हुई है, और परत नली को स्टैंड पर कसा हुआ है इस प्रकार से, यह स्क्रू है कसा हुआ है ताकि हिले नहीं बिल्कुल। इसके बाद में एक परत नली में ऊपर की ओर कॉर्क लगाएंगे, और कॉर्क से पहले इसमें जिंक के दानेदार टुकड़े डालेंगे Zn, क्योंकि यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है यहाँ और H2SO4 लिखा हुआ है, तो जिंक के दानेदार टुकड़े डालेंगे। जिंक के टुकड़े, ये दानेदार टुकड़े डालने के बाद में इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, और H2SO4 है ये। डालने के बाद कॉर्क को बंद कर देंगे, और निकास नली रहेगी इस प्रकार से कॉर्क में लगी हुई, और आगे से जाकर ये एक साबुन के विलयन के अंदर ये इसका मुंह खुला हुआ रहेगा, ये पानी भरा हुआ रहेगा, साबुन का विलयन होगा और पात्र के अंदर। अब एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे शुरू हो रहा है। यह धीरे धीरे जिंक के दाने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करते जाएंगे, और धीरे धीरे गैस बनती जाएगी, बुलबुले उठ रहे हैं ये, और ये बुलबुले H2 गैस के हैं, यानी हाइड्रोजन गैस बन रही है। यानी जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने के बाद में हाइड्रोजन गैस देगा, और ये H2 गैस के बुलबुले धीरे धीरे उड़ते जाएंगे, पूरी परत नली में भर जाएंगे, और भरने के बाद निकास नली में यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद निकास नली में आते हुए यहाँ आते हुए, और यह जो साबुन का विलयन है इसके अंदर यहाँ से बुलबुले बाहर निकलेंगे, और निकलने के बाद में ये इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप कर सकते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को लेके पास में लेके आएंगे, यानी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को पास में लेके आएंगे, तो ये जो H2 गैस बन रही है वो फटफट की आवाज़ के साथ में H2 गैस जलेगी, H2 गैस का दहन होगा, और इससे आप पता लग जाएगा फटफट की आवाज़ के साथ H2 गैस का दहन। यानी अब ये क्या बनेगा देख लीजिए, यानी अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसकी रासायनिक समीकरण ये हो गई। इसके बाद में एक्सपेरिमेंट समझने के बाद में क्षार का एग्जाम्पल लेंगे, यानी क्षारक भी लिख सकते हैं क्षार, और क्षार धातु के साथ में क्रिया करके, यानी अम्ल तो क्रिया करते ही, क्षार धातु के साथ में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है NOS लेंगे क्षार का एग्जाम्पल, और जिंक उसमें लिया हुआ जिंक का ही, और दोनों के साथ अभिक्रिया कराने के बाद में Na2ZNO2 और इसका एक रासायनिक नाम हो गया हिंदी के अंदर सोडियम जिंकेट। यह सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होगा तो Na2ZNO2 और हाइड्रोजन गैस देखी। परंतु इसमें ध्यान करना है आपको, परंतु सभी क्षार
कि सभी धातुओं के साथ में अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, यानी क्षार होंगे सभी धातुओं के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकते हैं, इस बात का आप ध्यान करेंगे। नंबर 3 में धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके लिए अपन प्रश्नावली 2 लेंगे, ए और बी लेंगे। ए के अंदर धातु कार्बोनेट डालेंगे और बी के अंदर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए प्रश्नावली ए, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। धातु कार्बोनेट के अंदर सोडियम कार्बोनेट लेंगे और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड। ये प्रश्नावली ए में सोडियम कार्बोनेट है, प्रश्नावली बी के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये एग्जाम्पल हुआ धातु कार्बोनेट का और ये एग्जाम्पल हुआ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। दोनों के साथ में अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। जलीय विलयन है AQ जलीय विलयन करवाने पर इसमें लवण और जल और CO2 गैस बनती हैं, यानी दोनों के साथ में क्रिया करवाने पर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का की अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराने पर लवण, जल और CO2 गैस बनती हैं। इसी प्रकार इस दोनों एग्जाम्पल के अंदर भी दिया हुआ है। देखिए ये लवण बनेगा NaCl, H2O जल बढ़ेगा ये, और CO2 गैस लास्ट में बनेगी। इसके अंदर भी ठीक है, इसी प्रकार का है। NaCl बन रहा है और जल बन रहा है और CO2 गैस बन रही है, यानी दोनों में ही सेम बन रहा है। यानी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण, जल और CO2 गैस बनती हैं। अब CO2 गैस उत्पादित हो रही हैं तो CO2 गैस के अंदर चूने का पानी मिलाएंगे। जो पिछले पीढ़ी के अंदर हमने पढ़ा था, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, ये चूने का पानी है। CaOH2 यानी चूने का पानी है। यानी उत्पादित जो गैस हो रही है, CO2 गैस हो रही है, इसके अंदर चूने का पानी मिलाने, चूने का पानी है, ये CO2 गैस उत्पादित हो रही है, इसके अंदर चूने का पानी मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो एक प्रकार का संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। सॉलिड यानी पत्थर के समान बनेगा, श्वेत अपक्षेप इसके अंदर आएगा और जल बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। जो पिछले पेड़ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक संगमरमर का भी एग्जाम्पल सुना आपने। इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा करेंगे तो CO2 गैस अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर इसके क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे जो मकान निर्माण में भी काम में आते हैं। चूना पत्थर बनेगा, खड़िया बनेगी, जो मकान भवन निर्माण के अंदर खड़ी बोलते हैं, उसको खड़ी काम में आती है खड़िया, और संगमरमर भी बनते हैं। अब ये तीनों ही एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं, ये अधिक प्रवाहित करने पर ये सब बनता है। इसका एक एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में H2A और CO2 गैस अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बनेगा AQ, जो जल के अंदर विलयशील है, ये पदार्थ बनेगा अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर। नेक्स्ट बिंदु नंबर 3 के बाद आ रहा है 4, अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। दोनों की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराने के बाद में लवण बनेगा और जल बनेगा, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए तो देखते हैं, NOS लिया इसके अंदर, ये जो क्षारक हैं और ये HCl जो हैं वो अम्ल हैं, दोनों ही AQ जलीय विलयन है, और दोनों को मिलाने पर परस्पर अभिक्रिया होगी तो NaCl बनेगा जो लवण है, और H2O लिक्विड है जो जल बनेगा। तो कहने का अर्थ है वापस अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं परस्पर अभिक्रिया के बाद में। इसके बाद में सीधे आते हैं 5 नंबर पर, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। जो अम्ल हैं धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है ना, यानी धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, और HCl जो अम्ल है साथ अभिक्रिया कराने पर
कॉपर Cl2 बनेगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, जो नील हरित रंग हो जाएगा इसका कॉपर क्लोराइड, और बाद में बनेगा जल। तो ये तो हो गया लवण और ये हो गया जल। अब इसमें एक और प्रश्न आता है, इसकी भी प्रवृत्ति कैसी हुई। अब अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं धातु ऑक्साइड की, तो प्रवृत्ति इसकी होगी क्षारीय। यदि इसकी अधातु के साथ में करते हैं, क्षारक के साथ में, तो इसकी प्रवृत्ति अम्लीय हो जाती है। अब नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं, क्षारक की अधातु यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया, यानी ये CO2 अधातु ऑक्साइड के साथ में क्षारक की अभिक्रिया कराने के बाद में लवण और जल बनते हैं। अब CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर CO3 बनेगा और H2 बनेगा, और इसकी प्रवृत्ति का एग्जाम्पल दें कि इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति होगी। यानी इसमें अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्षारीय प्रवृत्ति होती है, और क्षारक की अधातु के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्लीय प्रवृत्ति होती है।